मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेस, है ना। हम आपको होमवर्क टेलीग्राम पर हम लोग अपलोड कर दिए थे। टेलीग्राम पर होमवर्क टाइम एंड टेंस का, उसका कल आपका आंसर की आपको कल मिल जाएगा। और कल भी उसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम पढ़ाए थे उसमें बहुत सारे और आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए दे देंगे एक्स्ट्रा, उसको देखिएगा, है ना। और ईमानदारी पूर्वक से पढ़िए। एक ही बात को हम प्रतिदिन कह रहे हैं, है ना। एजुकेशन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है एजुकेशन जिससे आप दुनिया के तमाम उपलब्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं, और टाइम एंड टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइम एंड टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। और टाइम एंड टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और कल हमें आज से 11 का बैच शुरू करने के लिए बोले थे इसके पहले वाले क्लास में, लेकिन सुबह से लाइन का स्थिति बहुत ही ख़राब है। ये कैसे कैसे करके 12 के लिए वीडियो बना रहे हैं, है ना। इसीलिए अभी 1-2 दिन और वेट करिए, है ना। 11 का बैच अभी 1-2 दिन के बाद इंग्लिश का शुरू होगा, इसलिए घबराना नहीं है, लोगों को बतलाना है ना, कि 1-2 दिन के बाद अंग्रेजी की पढ़ाई होगी, क्योंकि सुबह से आज बिजली है नहीं। अब देखो यहाँ टाइम एंड टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम एंड टेंस में पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसमें रूल नंबर हम 12 पढ़ाए थे। रूल नंबर हम लोग 13 सीखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 13 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम आपको बतलाए थे कि पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ V2 लगता है, और निगेटिव रहता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगता है। अगर पास्ट टेंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर पास्ट टेंस के साथ कोई यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ विश्वव्यापी सत्य हम आपको पढ़ाए हैं टाइम एंड टेंस में, कि विश्वव्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है ना। विश्वव्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हम पढ़ाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चैप्टर में। अगर पास्ट टेंस के साथ कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आए तो पास्ट टेंस, तो यहाँ समझिएगा, तो पास्ट टेंस, है ना, कहता है कि अगर पास्ट टेंस के साथ कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आए तो पास्ट टेंस के रहने के बावजूद, पास्ट टेंस के रहने के बावजूद, है ना, पास्ट टेंस के रहने के बावजूद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, 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 क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी विश्वव्यापी सत्य
क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, है ना, समझना है। अगर पास्ट टेंस के साथ कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो पास्ट टेंस के रहने के बावजूद वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब समझिएगा, मान लिया कि आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और उसी के साथ कोई 20 व्यापी सत्य वाला वाक्य आ जाता है, तो वैसे कंडीशन में 20 व्यापी सत्य वाला वाक्य जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि 20 व्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5, और 20 व्यापी सत्य का बोध होता है और सब्जेक्ट में बी रहता है तो एम इज आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस का, जैसे मिल्क इज वाइट, ये सब आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाए थे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और कोई वाक्य से 20 व्यापी सत्य का बोध हो रहा है तो वो वाक्य, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जरूर रहेगा, और उसके साथ कोई और वाक्य 20 यूनिवर्सल ट्रूथ का है तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य जब भी रहेगा तो कौन टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि 20 व्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी एगो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और आगे वाला वाक्य से 20 व्यापी सत्य का बोध हो रहा है, तो 20 व्यापी वाला सत्य वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहते हुए भी 20 व्यापी सत्य वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, क्योंकि 20 व्यापी सत्य के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कीजिए तो समझाते हैं। देखिए यहां समझिएगा, जैसे माई ब्रदर सेड, मेरा भाई कहा या कहता था, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मेरा भाई कहता था, है ना, या कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखो यहाँ माई ब्रदर सेड, ये पास्ट टेंस का वाक्य है रे बाबू, पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हम लिखाए थे कि अगर वाक्य पास्ट टेंस का हो और पास्ट टेंस के साथ कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो पास्ट टेंस के वाक्य रहते हुए भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य ही ना है बाबू, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये कौन टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, क्योंकि ये दिए गए वाक्य से 20 व्यापी सत्य का बोध हुआ, और 20 व्यापी सत्य वाला वाक्य जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जबकि हमारा शुरू वाला वाक्य पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस के वाक्य रहते हुए भी, है ना, पास्ट टेंस में वाक्य रहते हुए भी, है ना, ये दिए गए वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि ये दिए गए वाक्य से 20 व्यापी सत्य का बोध हुआ है, क्योंकि 20 व्यापी सत्य के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ, जैसे दे सेड दैट, वे लोग कहते थे कि, दे सेड दैट, वे लोग कहते थे कि, है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। वे लोग कहते थे कि सूरज पूरब में उगता है। तो दे सेड, ये पास्ट टेंस का वाक्य है, और पास्ट टेंस का वाक्य है और पास्ट टेंस के साथ आ गया 20 व्यापी सत्य, और तब 20 व्यापी वाला सत्य वाला वाक्य जब भी रहेगा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि ये दिए गए वाक्य से 20 व्यापी सत्य का बोध हुआ है, और 20 व्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ, जैसे
ही सेड दैट, वह कहता था मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, वह कहता था कि आदमी मरणशील है ना। तो देखो यहाँ ही सेड, ये पास्ट टेंस का वाक्य है, पास्ट टेंस के वाक्य के साथ है ना, पास्ट टेंस के वाक्य के साथ अगर 20 व्यापी सत्य का वाक्य आ जाए है ना, तो 20 व्यापी वाला सत्य वाला वाक्य जब भी रहेगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इज का मतलब प्रेजेंटेड टेंस न होता है। हम यहाँ पर पढ़ाए थे 20 व्यापी सत्य में कि अगर सेंटेंस से 20 व्यापी सत्य का बोध हो है ना, तो हमें V1 और V5 का प्रयोग करना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार है ना, क्योंकि 20 व्यापी सत्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और उसी में हम लिखाए थे कि जब सेंटेंस से 20 व्यापी सत्य का बोध हो, वर्ब के रूप में बी हो है ना, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में कौन आता है? एम इज आता है। तो मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, ईज आया, ईज आता है प्रेजेंट टेंस में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर पास्ट टेंस का वाक्य है और उसके साथ 20 व्यापी सत्य का बोध होता है, यानी उसके साथ कोई 20 व्यापी सत्य वाला वाक्य आ जाएगा, तो पास्ट टेंस के वाक्य रहते हुए भी 20 व्यापी सत्य वाला वाक्य जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि 20 व्यापी सत्य के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। इसको लिख लीजिए। देखिए इसका रूल नंबर 13 का एक नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट पॉइंट समझना है 13 का। अगर पास्ट के साथ पास्ट का मतलब माने वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, अगर पास्ट के साथ प्रोवर्ब मतलब कहावत या प्रिंसिपल सिद्धांत अगर पास्ट के साथ प्रोवर्ब या प्रिंसिपल आए तो पास्ट के साथ रहने के बावजूद पास्ट के साथ रहने के बावजूद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के साथ रहने के बावजूद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य रहेगा, क्योंकि प्रोवर्ब कहावत और प्रिंसिपल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 13 का नोट पॉइंट सीख लीजिए। कहता है कि पास्ट टेंस का वाक्य रहेगा, यानी एक वाक्य रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उस वाक्य के साथ अगला वाक्य वाला वाक्य में कहावत आ जाए, सिद्धांत आ जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य रहते हुए भी आने वाला वाक्य यानी कहावत वाला वाक्य, सिद्धांत वाला वाक्य जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 लगता है, और प्रेजेंट टेंस उसी को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में आता है मिजाज, जैसे दूध उजला होता है, इज का प्रयोग हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला कॉपी को देखिएगा टाइम एंड टेंस में, है ना। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, एक सिद्धांत है।
तो अमिजार का मतलब प्रेजेंट टेंस ही हुआ, क्योंकि विश्वव्यापी सत्य का बोध होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है V1 और V5 का, है ना। अब विश्वव्यापी सत्य का बोध होता है, वर्ब के रूप में बी रहता है तो अमिजार का प्रयोग होता है। अमिजार आता है कौन चीज़ में? प्रेजेंट टेंस में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर वाक्य रहेगा पास्ट टेंस का, है ना, और आने वाला वाक्य, है ना, आने वाले वाक्य से सिद्धांत का बोध हो, आने वाले वाक्य से कहावत का बोध हो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य रहते हुए भी कहावत वाला वाक्य और सिद्धांत वाला वाक्य के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कहावत सिद्धांत और विश्वव्यापी सत्य के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट कीजिए तो समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देते हैं। यहाँ पर जैसे ही सेड दैट, वह कहता था, लेबर नेवर गोज इन वेन, वह कहता था परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता, है ना। ही सेड दैट लेबर नेवर गोज इन वेन, वह कहता था परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। तो ही सेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट टेंस के साथ प्रोवर्ब आ जाए, नहीं लिखे हैं। तो ही सेड ये पास्ट टेंस का वाक्य है, पास्ट टेंस के साथ कोई प्रोवर्ब आ जाए, है ना, तब परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता, ये कहावत है। तो कहावत वाला वाक्य जब भी रहेगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि कहावत वाले वाक्य के साथ हमेशा प्रेजेंट, क्योंकि कहावत के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेबर नेवर गोज इन वेन, देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा, है ना, और उसके साथ कहावत आ जाए, उसके साथ कोई सिद्धांत आ जाए, उसके साथ कोई विश्वव्यापी सत्य का बोध हो जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहते हुए भी वो आने वाला कहावत वाला वाक्य, सिद्धांत वाला वाक्य, विश्वव्यापी वाला वाक्य जब भी रहेगा, विश्वव्यापी सत्य वाला वाक्य जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि कहावत, सिद्धांत और विश्वव्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ, जैसे माई मदर सेड दैट, मेरी माँ कहती थी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह क्या है? यह एक सिद्धांत है, यह एक प्रिंसिपल है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, क्या है? प्रिंसिपल है। तो माई मदर सेड ये पास्ट टेंस का वाक्य है और इसके साथ आ गया ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह एक सिद्धांत है। तो सिद्धांत वाला वाक्य जब भी रहेगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, ई जाता है, प्रेजेंट टेंस में ही आता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट टेंस के साथ, है ना, अगर कोई कहावत आ जाए, उसके साथ कोई सिद्धांत आ जाए, उसके साथ कोई विश्वव्यापी सत्य वाला वाक्य आ जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य रहते हुए भी कहावत वाले वाक्य और सिद्धांत वाले वाक्य और विश्वव्यापी सत्य वाले वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि ये तीनों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी आप एक साफ शब्दों में आप समझ जाइए कि कहावत, सिद्धांत और विश्वव्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5, है ना, अगर विश्वव्यापी सत्य का बोध हो, कहावत का बोध हो, है ना, और सिद्धांत का बोध हो, तो वहाँ पर अगर वर्ब में बी है तो वहाँ पर ईज आर का भी प्रयोग होगा, क्योंकि ईज आर भी आता है कौन टेंस में? प्रेजेंट टेंस में ही आता है। लिख लीजिए, यहाँ पर ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है तो ईज आया, ईज आता है प्रेजेंट टेंस में। देखो यहाँ रूल नंबर 13 है, 13 पढ़ा रहे थे, उसका ये रूल को ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये रूल ऐसे भी हम इसको समझा सकते हैं, ऐसे भी इसका रूल होगा। जैसे देखें यहाँ और करके बतला रहा है,
डायरेक्ट नारेशन, ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट नारेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब वाले वाक्य से, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और रिपोर्टेड वर्ब वाले वाक्य से, रिपोर्टेड वर्ब वाले वाक्य से विश्वव्यापी सत्य जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ प्रोवर्ब कहावत तथा प्रिंसिपल सिद्धांत का बोध हो तब रिपोर्टेड वर्ब वाला वाक्य इनडायरेक्ट नारेशन में, जिसको पहले समझाए थे ये रूल है ना, वही चीज़ सेम ही है। तब रिपोर्टेड वर्ब वाला वाक्य इनडायरेक्ट नारेशन में ज्यों का त्यों लिखा जाता है ना। तब रिपोर्टेड वर्ब वाला वाक्य ज्यों का त्यों लिखा जाता है। इसको समझिएगा, अब जो समझाते हैं उस पर विचार कीजिएगा। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ, अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड वर्ब वाले वाक्य से विश्वव्यापी सत्य कहावत सिद्धांत का बोध हो, तब रिपोर्टेड वर्ब वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है और इनडायरेक्ट नरेशन में उसे ज्यों का त्यों लिखा जाता है, क्योंकि अभी हम पढ़ाए थे कि विश्वव्यापी सत्य के लिए, कहावत के लिए और सिद्धांत के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब उसके पहले रूल नंबर 13 अभी भी हम पढ़ाए थे, इसके पहले जिसमें हम लिखाए थे कि पास्ट टेंस के साथ कहावत आ जाए, सिद्धांत आ जाए, तो वहाँ पर आप देख रहे थे कि ही सेड, माई मदर सेड कर रहे थे, दैट आ रहा था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा था कि विश्वव्यापी वाले सत्य के साथ ही सेड दैट क्यों आ रहा है। तो उसको आप यहाँ उस रूल को ही हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उस तरह से भी आप नहीं समझे तो इस तरह से समझ जाइए, है ना। वही रूल का इस तरह से एक्सप्लेन है कि डायरेक्ट नरेशन के वाक्य रहेगा। अभी तो नरेशन हम पढ़ाए नहीं हैं,
और रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है ना, पास्ट टेंस में हो। तो हमारा रूल कहता है रे बाबू, समझिएगा कि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो यानी सेड हो। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य टेंस के अनुसार बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे चेंज होता है जो नरेशन में पढ़िएगा। लेकिन ये नियम है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो यानी सेड हो, तब रिपोर्टेड वर्ब वाला वाक्य यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य, रिपोर्टेड वर्ब का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य टेंस के अनुसार बदल जाएगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन हमारा डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, सेड रहेगा, और रिपोर्टेड वर्ब वाला वाक्य यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य से 20 व्यापी शब्द और कहावत और सिद्धांत का बोध हो तो रिपोर्टेड वर्ब वाला वाक्य जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, है ना, क्योंकि कहावत, सिद्धांत और 20 व्यापी शब्द के लिए कौन टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। और जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो उस वाक्य को ज्यों का त्यों लिखेंगे, वो टेंस के अनुसार नहीं बदलता है। नरेशन में चीज को जानिएगा। जबकि नियम कहता है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो यानी सेड हो, तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य जिसे आप रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं टेंस के अनुसार बदल जाएगा। लेकिन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, सेड हो, और रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य से 20 व्यापी शब्द का बोध होगा, कहावत का बोध होगा, सिद्धांत का बोध होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य जिसे आप रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं वो जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो वाक्य रहेगा। क्योंकि कहावत, सिद्धांत, है ना, और कहावत, सिद्धांत और सिद्धांत के लिए और 20 व्यापी शब्द के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है ना। और जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो वाक्य ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि कहावत, सिद्धांत, है ना, और 20 व्यापी शब्द के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। इसको नोट करिए। इसके पहले सेम ही चीज था, लेकिन इस तरह से भी रूल आ सकता है, इस तरह से भी आप अधिक समझ सकते हैं। इसलिए इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर दिए हैं और करके वहाँ लिखा हुआ है रूल नंबर 13 के। अगर वो रूल को आप को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ये रूल से एकदम क्लियर हो गया कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य से 20 व्यापी शब्द, कहावत और सिद्धांत का बोध होगा तो जब भी रहेगा तब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा टाइम एंड टेंस, देखिए हम शुरू में ही बताए थे कि टाइम एंड टेंस ग्रामर का रीढ़ की हड्डी है। शुरू में क्लास में देखिएगा। अभी देखो नरेशन भी हम लोग पढ़ेंगे तो टाइम एंड टेंस को वहां फॉलो करेंगे, क्योंकि 20 व्यापी सत्य वाला वाक्य जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कहावत वाला वाक्य जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य से 20 व्यापी सत्य, कहावत और सिद्धांत का बोध होगा तो जब भी वाक्य रहेगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो वाक्य को ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसको नोट कीजिए तो समझाते हैं। देखो यहाँ, देखो समझाते हैं। जैसे डायरेक्ट नरेशन, ही सेड, वह कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, वह कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये डायरेक्ट नरेशन के वाक्य है। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कौन है? सेड। तो ही सेड, ये पास्ट टेंस का वाक्य, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है यानी पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य ही ना है जी, द अर्थ मूव्स राउंड द सन।
और रिपोर्टेड वर्ब वाले वाक्य से अगर 20 व्यापी सत्य का बोध होगा तो वाक्य जब भी रहेगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते 20 व्यापी सत्य है ना जी। तब जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तब वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 20 व्यापी सत्य के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो लिख देंगे ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि 20 व्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यही चीज को ना हम पहला रूल नंबर 13 में मेन रूल में लिखाए थे कि पास्ट टेंस का अगर पास्ट टेंस के साथ 20 व्यापी सत्य का बोध हो जाए, हम लिखाए थे रूल नंबर 13 में, उसको फॉलो कीजिए। पास्ट टेंस के साथ 20 व्यापी सत्य का बोध हो जाए, है ना, तो पास्ट टेंस के साथ रहने के बावजूद, है ना, 20 व्यापी सत्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी 20 व्यापी सत्य वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि 20 व्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ तो लिखाए थे रूल नंबर 13 में, और उसको अधिक समझने के लिए इस तरह से हम बतला दिए ये अथवा करके। जैसे देखो यहाँ, जैसे डायरेक्ट नरेशन में देखिए, जैसे मोहन सेड, मोहन कहा द मैन इज मॉर्टल, मोहन कहा आदमी मरणशील है। तो आदमी मरणशील है तो 20 व्यापी सत्य है ना जी। अब मैन इज मॉर्टल 20 व्यापी सत्य में इज आर का भी प्रयोग होता है, जो प्रेजेंट टेंस में ही आता है। रूल नंबर फर्स्ट को देखिएगा 20 व्यापी सत्य में टाइम एंड टेंस के। तो देखिए मोहन सेड, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ना। रिपोर्टिंग वर्ब सेड का मतलब पास्ट टेंस में है ना। इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम लिखाएं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो यानी सेड हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य से 20 व्यापी सत्य का बोध होता है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य अगर 20 व्यापी सत्य का बोध होगा तो वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अब ई जाता है प्रेजेंट टेंस में ही, तो वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो लिख देंगे मोहन सेड दैट मैन इज मॉर्टल। तो जो मेन रूल है अगर उससे नहीं समझें तो अथवा वाला से समझ जाइए। मेन रूल में तो यही नहीं लिखा थे कि पास्ट टेंस के साथ है ना कोई 20 व्यापी सत्य का बोध हो जाए तो पास्ट टेंस के बावजूद पास्ट टेंस के साथ बावजूद रहने के साथ, यानी हम लिखाए थे रूल नंबर 13 में मेन रूल में कि अगर पास्ट टेंस के साथ, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य आ जाए, 20 व्यापी सत्य का वाक्य आ जाए तो पास्ट टेंस के रहने के बावजूद इन्वर्टेड यानी पास्ट टेंस के रहने के बावजूद वो आने वाला वाक्य, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, क्योंकि 20 व्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मोहन से देखिए पास्ट टेंस का वाक्य है और इसके साथ, है ना, मैन इज मॉर्टल 20 व्यापी सत्य का बोध हुआ और 20 व्यापी वाला सत्य वाला वाक्य जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। ई जाता है प्रेजेंट टेंस में ही। तो रूल नंबर 13 से अगर मुख्य रूल से नहीं समझें तो फिर इस रूल से अथवा वाला से समझ जाइए, है ना, कि डायरेक्ट नरेशन में, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का मतलब सेड रहे तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य से 20 व्यापी सत्य का बोध हो जाए, कहावत का बोध हो जाए, है ना, या फिर सिद्धांत का बोध हो जाए तो वाक्य जब भी रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य जिसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा और इनडायरेक्ट नरेशन में ज्यों का त्यों लिखा जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि टाइम एंड टेंस है जो ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। हम लोग नरेशन भी पढ़ेंगे और नरेशन बताते समय भी अगर 20 व्यापी सत्य का बोध होगा वो वाक्य से तो वाक्य जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। देखो यहाँ रूल नंबर 14
यदि वाक्य में कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि वाक्य में कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ जाए, यदि वाक्य में कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ जाए, समझिएगा, कहता है यदि वाक्य में कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ जाए और उसके साथ व्हाइल रहे और उसके साथ व्हाइल मतलब जब, और उसके साथ व्हाइल रहे तब दूसरे वाला वाक्य भी पास्ट इन डिफिनिट टेंस, तब दूसरे वाला वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य में कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ जाए, वाक्य रहेगा कोई सेंटेंस उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य आ जाएगा और उसके साथ व्हाइल रहेगा, तब दूसरा वाला वाक्य भी पास्ट इन डिफिनिट टेंस में ही रहेगा। मान लिया कि कोई वाक्य है और उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और उसके साथ व्हाइल है, व्हाइल का मतलब जब, तब दूसरा वाला वाक्य भी पास्ट इन डिफिनिट टेंस में ही होगा। जैसे देखो यहां, व्हाइल आई लेवर्ड हार्ड, जब मैं कठिन परिश्रम करता था, यू प्लेड, तुम खेलता था। यहां देखिए, कहता है कि यदि वाक्य में कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ जाए, देखिए आई लेवर्ड हार्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, उसके साथ व्हाइल रहे, देखिए व्हाइल है, व्हाइल मतलब जब, तो दूसरे वाला वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो यू प्लेड, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना, जब मैं कठिन परिश्रम करता था, कड़ी मेहनत करता था, तुम खेलता था, है ना। तो देखिए यहाँ वाक्य में कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ जाए, आई लेवर्ड हार्ड, पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगता है सभी सब्जेक्ट के साथ, तो आई लेवर्ड हार्ड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, उसके साथ व्हाइल आ जाए, देखिए व्हाइल आ गया, तो दूसरा वाला वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो यू प्लेड कौन टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे व्हाइल सोहन सॉल्व्ड प्रॉब्लम, गणेश answered this question। अब यहाँ हम लोग नियम को फॉलो करेंगे। कहता है कि यदि वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ जाए, सोहन सोल्व प्रॉब्लम, वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य आ गया, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ V2 लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उसके साथ व्हाइल आ जाए, देखिए व्हाइल आ गया, तब दूसरा वाला वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो दूसरा वाला वाक्य है गणेश आंसर्ड दिस क्वेश्चन, तो देखिए दूसरा वाला वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो साफ शब्दों में समझ जाइएगा कि दो गो वाक्य रहेगा, आप और शुरू वाला उसमें एगो वाक्य रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उसके साथ अगर व्हाइल है, व्हाइल का मतलब जब, तो दूसरा वाला वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। यानी दोनों वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए रूल नंबर 15 को देखिएगा। रस्मों रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने और बतलाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ फॉलो कीजिएगा, रस्म रिवाज और प्रथा
को दर्शाने और बतलाने के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये बात को पढ़ाए थे, है ना, कि रस्म रिवाज और प्रथा के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ भी आप बतला रहे हैं कि रस्म रिवाज और प्रथा के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग को दिए गए क्वेश्चन से रस्म रिवाज और प्रथा का बोध होगा, तो हम लोग को दिए गए क्वेश्चन से, है ना, कैसे मालूम चलेगा कि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करें कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, क्योंकि रस्म रिवाज और प्रथा के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का भी प्रयोग होता है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। लेकिन रस्म रिवाज और प्रथा के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग जरूर किया जाता है, जिसमें हम बताए थे कि लड़कियां अपने भाई को, है ना, राखी बांधती है, एक रस्म है, रिवाज है, प्रथा है। लेकिन वैसा रस्म रिवाज और प्रथा बाबू जो पहले भी था और अब भी है, तो जो वैसी रस्म रिवाज, वैसी प्रथा, है ना, वैसा रीति रिवाज जो पहले भी था और अब भी है, तो वैसे रस्म रिवाज और प्रथा के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5। लेकिन रस्म रिवाज और प्रथा को बतलाएंगे और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग तब करेंगे परंतु जब ऐसी प्रथा, ऐसी रीति रिवाज, है ना, जो पहले थी परंतु अब नहीं है, तब वैसे रस्म रिवाज के लिए हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको माइंड में सेट कर लेना है कि रस्म, रीति रिवाज, प्रथा के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग तब करेंगे जब वैसी प्रथा, वैसी रीति रिवाज जो पहले भी था और आज भी है। लेकिन रस्म रिवाज और प्रथा को बतलाने के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग तब करेंगे जब वैसी रीति रिवाज, वैसी प्रथा, वैसे रस्म जो पहले था लेकिन अब नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप है। इसलिए यहाँ पर लिखाया हुआ है कि रस्मों, रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने या बतलाने के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग किया जाता है ना, परंतु तब जब ऐसी प्रथा दर्शानी या बतलानी हो जो पहले तो थी परंतु अब नहीं है। ऐसा रीति रिवाज जो पहले था, ऐसी प्रथा जो पहले था लेकिन अब नहीं है, उसको दर्शाने के लिए, उसको बतलाने के लिए हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हिंदू वुमेन वांट देमसेल्फ, है ना, देमसेल्फ विथ डेड बॉडी ऑफ देयर हस्बैंड। आप लोग सती प्रथा में पढ़े होंगे, है ना, इतिहास में, कि हिंदू महिलाओं को अपने जब उसके पति मर जाते थे तो उसके साथ उसे मृत शरीर के साथ जलाया जाता था, है ना। तो ये कौन था? एक रीति रिवाज था, और ये पहले रीति रिवाज था, आज ये रीति रिवाज नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। और बाकी हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस खत्म हो गया, बाकी हम लोग कल नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, और इतना पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस तक ही अधिक रूल था, बाकी आपको बहुत जल्दी टाइम एंड टेंस समाप्त हो जाएगा। और बहुत सारे कंडीशन वाले, शर्त वाले, यानी टाइम एंड टेंस में भी स्पेशल रूल है ना, कौन कौन से टेंस से स्पेशल रूल है। जब ये मेन रूल खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग अध्ययन करने का काम करेंगे। तब तक के लिए ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, स्टे होम, और ईमानदारी से पढ़ना है ना, कड़ी मेहनत करना है। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ दीजिए, सहयोग करिए, है ना। और वीडियो को जितना से जितना शेयर करना है, लाइक करना, और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही मेरा एनर्जी है, ऊर्जा है। आप जितना कमेंट कीजिएगा उतने हम लगन से और कड़ी मेहनत के साथ हम बताने की भरपूर कोशिश करेंगे।